Welcome students to Learning Point. So today again we are going to continue with the next topic, that is partnership of chapter 2 forms of business organization. I hope the particular video जो मैंने पहले बनाई थी regarding the sole proprietorship आपको वो समझ आई होगी. अगर कोई भी doubts होंगे तो you can ask me in the comment section. And now continue with our second slide. In this particular slide we are going to cover the topics, that is meaning of partnership, its features, its advantages, its disadvantages. Like अगर कोई भी long answer आ जाता है तो उसमें आप ये proper एक फ्लो चार्ट बना के विद द मीनिंग, विद द फीचर्स, विद द एडवांटेजेस, विद द डिसएडवांटेजेस आप पूरा पार्टनरशिप को डिस्क्राइब कर सकते हो. और आगे भी अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जस्ट टू मेकिंग द वीडियो शॉर्ट हमने इसको थोड़ा सा लिमिटेड ही रखा है डिसएडवांटेजेस तक, बट पार्टनरशिप फॉर्म इतना नहीं है. पार्टनरशिप में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, टाइप ऑफ पार्टनर्स आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स आती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय द पार्टनरशिप. अब पार्टनरशिप होता क्या है बेसिकली, जैसे कि हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही हमारा पार्टनरशिप भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें बेसिकली एक इंडिविजुअल के अलावा दो या दो से ज़्यादा जो पार्टनर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो म्यूचुअल कंसेंट से मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म को इस्टेब्लिश करते हैं. म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है कि वो सब लाइक हमारे पास 5 पार्टनर्स हैं, तो वो 5 पार्टनर्स जो होते हैं, 5 मेंबर्स जो होते हैं, उन्होंने सबने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया है, एग्री किया है कि वो एक पर्टिकुलर फर्म को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932. सो हेयर एक इंडिविजुअल किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इसमें स्टार्ट नहीं करता है. इसमें आपको 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स चाहिए, तभी हम एक पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू कर सकेंगे या वी कैन से एस्टैब्लिश कर सकेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू विद द मीनिंग. फर्स्टली, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between the partners, persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for the all. इसमें वही चीज़ लिखी गई है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट जो होता है ये बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है. इसके अकॉर्डिंगली ही एक पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो चलती है, रन करती है. एंड हेयर इट टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सनस, बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव बेसिकली एग्रीड, जिन्होंने अपने दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया होता है म्यूचुअल कंसेंट के साथ कि वो अगर लॉसेस होंगे तो उसी रेशो में जिस रेशियो में डिसाइड किया गया है एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. बेसिकली पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से पहले एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, तो उसमें वो एक रेशियो डिसाइड कर दी जाती है जिसमें पार्टनर्स ने एग्री किया होता है कि अगर कोई इन फ्यूचर लॉसेस अगर होते हैं या प्रॉफिट्स अगर होते हैं तो वो उसी रेशियो में वो सारे पार्टनर्स मिलकर जो है वो जो हमारा प्रॉफिट है उसका शेयर जो है वो लेंगे. एंड और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब ये होता है या तो सारे पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सारे पार्टनर्स में से कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर जो होता है वो चला जाता है लाइक गवर्नमेंट के पास या किसी भी पर्सन के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए. तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि सबको जाना पड़ेगा, सब पार्टनर्स को. नो, उसमें से एक पर्सन, एक पार्टनर पहले ही पार्टनरशिप फॉर्म को इस्टेब्लिश करने से पहले डिसाइड कर लिया होता है कि इन केस अगर इन फ्यूचर देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट which has to be signed by the partnership firm, the particular person is basically recognized at the starting of the partnership firm only. ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म के स्टार्ट होने में ही वो पर्टिकुलर पार्टनर जो होता है डिसाइड कर दिया जाता है कि ये पार्टनर वहाँ पे जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा. नाउ द पर्सन हु आर गोइंग टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट on behalf of the remaining partners in the partnership firm, the particular partner who is going to sign the contract, ठीक है, वो हमारा एजेंट कहलाएगा. वो क्या कहलाएगा? एजेंट. he will be acting as an agent and the remaining partner who are remaining in the partnership firm, they are called as the principals. उनको principals बोला जाएगा जिनके behalf में, जिनको represent कर रहा होगा वो एजेंट उस पार्टनरशिप फर्म को. so this is known as the partnership. इसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं. so let's continue with the features, advantages and the disadvantages.
So now students, in this slide we are particularly be talking about the features of the partnership firm. Then first feature is the formation. Business is established as per the provisions of the Partnership Act 1932. जैसे कि हमने पहले पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बात की ही थी कि एक ऐसा पर्टिकुलर एक्ट है जो हमारी पार्टनरशिप को गवर्न करता है, जिसके अंदर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोविजंस लिखे गए होते हैं जो कि एक फर्म को अप्लाई करेंगे जब वो फर्म एस्टैब्लिश्ड होगी एज अ पार्टनरशिप फर्म की तरह। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो क्लोजर होता है वो ईजी होता है। ये वॉलेंट्रली होता है फॉर द पर्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए या पार्टनर्स के लिए टू बी रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर देम इन कंपैरिजन टू द कंपनी। जैसे कंपनी में आपको पर्टिकुलरली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाना है, देन सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन लेना पड़ता है आपको। इट इज़ कंपल्सरी फॉर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कि उनको ये रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, बट नॉट इन द केस ऑफ द पार्टनरशिप। इट इज़ voluntarily that you can be registered in the Indian Partnership Act 1932 or not, but yes it should be registered because ये advise ही किया जाता है कि in future अगर कुछ भी illegal या legal case हो जाता है against the partnership तो आप represent कर सकते हो अपने legally अपनी firm को in the court. So that is being advisable by the particular person कि आपकी जो Indian Partnership Act 1932 के अंदर जो firm है वो registered होनी चाहिए. Then second is liability. All the partners in the business have unlimited liability. Here unlimited liability again to revise that कि unlimited liability क्या होता है कि जब भी आप बिजनेस में आपकी liability लिमिटेड नहीं होती है, मीन्स जब आप अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसा बिजनेस में देते हो ताकि बिजनेस की जो लाइबिलिटीज़ है, जो आउटसाइड क्रेडिटर्स की जो टूवर्ड्स मनी देनी है उनको पे ऑफ करने के लिए जब बिजनेस उतना पैसा जनरेट नहीं कर पा रहा है, उतने एसेट्स को पे ऑफ करके भी उसके पास इतनी अमाउंट जनरेट नहीं हो पा रही है, देन द रिमेनिंग पार्टनर्स हैव टू बी गिव द पर्टिकुलर लाइबिलिटी। उनको ये लाइबिलिटी बेयर करनी पड़ती है इन द पर्टिकुलर रेशियो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द 10 लाख की लाइबिलिटी है और उसमें से 5 लाख ही अभी बिजनेस से जनरेट हो पाया है, तो बाकी जो 5 लाख होगा वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो कौन बेयर करेगा? दैट विल बी बेयर बाय द पर्टिकुलर पार्टनर्स इन द पर्टिकुलर रेशियो विच हैज़ बीन डिसाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, देन उसके बाद है रिस्क बियरिंग। ऑल द रिस्क इन द बिजनेस इज शेयर्ड बाई ऑल द पार्टनर्स। जैसे कि पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड होता है कि किस रेशियो में हमने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग करनी है, वैसे ही उसी रेशियो में ही डिसाइड किया जाता है कि हमने किस रेशियो में लॉस को भी शेयर करना है। तो ये सारे राइट्स पार्टनर्स के पास होते हैं कि अगर लॉस होता है तो भी सबको लॉस को बेयर करना है, अगर प्रॉफिट होता है तो भी सबको प्रॉफिट को बेयर करना है, अगर कोई रिस्क होता है देन ऑल्सो इट इज़ बीइंग शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। ठीक है, देन उसके बाद है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। All the decisions are taken in after the consent of all the partners and each partner shares responsibility of running business. It means that in the case of sole proprietorship, like sole proprietorship के केस में एक ही ओनर है, एक ही इंडिविजुअल है, तो डिसीजंस उसी को लेने हैं, उसको किसी का कंसेंट नहीं चाहिए, किसी के साथ बैठकर उसको डिस्कस नहीं करना कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, विच इज़ राइट और विच इज़ रॉन्ग, बट नॉट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं, लेट्स वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ 5 पार्टनर्स, तो वो 5 पार्टनर्स के पास पूरा राइट है कि वो एक्टिवली डिसीजन मेकिंग में पूरी तरह से रोल अपना प्ले करती हैं, उसमें प्रॉपर अपने डिसीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से डिसीजन सही हैं या कौन से डिसीजंस गलत हैं, विच शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड विच शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये प्रॉपर एक जो डिसीजन लिया जाता है, जो कंट्रोलिंग की जाती है, ये सारे पार्टनर्स के आइडियाज़, सारे पार्टनर्स के व्यूज़ को ध्यान रखने के बाद ही किया जाता है। तो इट इज़ बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, देन उसके बाद है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी डिपेंड्स अपॉन द पार्टनरशिप डीड अमंग द पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। कॉन्टीन्यूटी होती है कि कब तक आपकी फर्म जो है वो चलेगी। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में पढ़ा था कि हमारा अगर एक इंडिविजुअल मेंटली स्टेबल नहीं है या उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में उसकी जो पर्टिकुलर जो उसका बिजनेस होगा वो क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। वैसे ही हमारा पार्टनरशिप के अंदर ये होता है कि अगर इन केस 5 पार्टनर्स है और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो मेंटली स्टेबल नहीं है या इन केस उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो वो पार्टनरशिप फर्म, जो ओल्ड पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट किया हुआ है जिसका, वो बंद हो जाएगी। ठीक है, वो शट डाउन हो जाएगी। बट येस, वो कंटिन्यू भी हो सकती है, बट विद अ न्यू एग्रीमेंट। जो बाकी 4 पार्टनर्स होंगे वो न्यू एग्रीमेंट अपना करेंगे एंड देन न्यू पार्टनरशिप फर्म विल बी कंटिन्यू। ठीक है, अगर हम ओल्ड पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे तो वो शट डाउन हो जाएगी क्योंकि आपकी रेशियो उसके बाद क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी पार्टनर्स की।
की, ठीक है। देन नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स एज पर द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 और मैक्सिमम कुड बी 100 अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। बेसिकली मिनिमम 2 पार्टनर्स तो आपको चाहिए। एक पर्सन से तो पार्टनरशिप फॉर्म चलेगी नहीं, वो क्या कहलाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप। 2 पर्सन्स तो आपको चाहिए अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए, एंड मैक्सिमम जो बेसिकली बुक्स में लिखा जाता है वो डैट इज़ 100, मैक्सिमम 100 ही पार्टनर्स जो होती हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। उसके ज़्यादा नहीं पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द रिस्ट्रिक्शन दैट इज़ बीइंग गिवन बाय द कंपनीज एक्ट 2013 की मैक्सिमम 100 एंड मिनिमम 2, ठीक है। देन उसके बाद है म्यूचुअल एजेंसी, ईच पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट टू अदर पार्टनर्स। जैसे मैंने बात की थी कि यहाँ पे अगर 5 पार्टनर्स हैं तो उन्होंने म्यूचुअली एग्रीड किया एक दूसरे के साथ कि ठीक है हम पांचों के पांचों एक फर्म को चलाने जा रहे हैं विद अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट बीइंग डिसाइडेड इन एडवांस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो हर एक पार्टनर जो होता है वो ओनर होता है, हर एक पार्टनर उतना ही इक्वली ओनर होता है, उसके पास उतना ही इक्वली राइट होता है जितना बाकी पार्टनर्स के पास होता है, ठीक है। तो एजेंट की भी मैंने बात की थी, प्रिंसिपल्स की भी मैंने बात की थी कि जो भी पार्टनर्स होते हैं दे आर दी एजेंट्स ऑफ द फर्म, वो फर्म के एजेंट्स होते हैं। अब कौन पर्टिकुलर एजेंट जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए, इन फ्यूचर अगर कुछ भी मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो वो पहले ही पार्टनरशिप डीड में साइन कर दिया जाता है। तो वैसे ऐसे जो सारे हमारे पार्टनर्स होते हैं दे कैन बी द एजेंट्स, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर पर्सन ही एजेंट होगा, सारे पार्टनर्स के पास राइट है कि वो एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। एंड एजेंट टू दी अदर पार्टनर्स, तो वो सारे पार्टनर्स आपकी पार्टनरशिप फर्म को क्या कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग योर पार्टनरशिप फर्म इन दी सोसाइटी, इन द पर्टिकुलर आउटसाइडर्स, शेयर होल्डर्स, ठीक है। So now in this slide we are going to talk about the advantages of the partnership. So let's start with the first point, ease of formation and closure. Business can be established and closed with the consent of all the partners as the registration is optional. जैसे कि हमने बात की थी अभी प्रीवियस स्लाइड में ही कि बिजनेस, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसको फॉर्म करना भी ईजी है, इसको क्लोज करना भी ईजी है। क्यों? क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है। आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ज़रूरी नहीं है रजिस्टर करना, बट येस ये एडवाइस किया जाता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। बट अगर हम फॉर्मेशन की बात करें वो इजी क्यों होता है, क्योंकि वॉलंटरी है। एंड सेकंड, आपका बिजनेस जो आपका पार्टनरशिप एस्टैब्लिश हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ये दोनों केसेस में पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए। अगर 5 पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए तो वो 5 पार्टनर्स की एग्रीमेंट सबकी ज़रूरी है क्लोज करने के लिए भी, ठीक है। देन उसके बाद है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय कंसेंट पार्टनर्स एज पार्टनर्स अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज as per their expertise. Like comparing with the sole proprietorship, in sole proprietorship there is only one individual who basically decides the management, who basically decides decisions और who basically control the overall business. जो उस केस में तो एक ही पर्सन होता है जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, डिसीजंस लेता है, या आप बोल सकते हो मैनेजमेंट करता है। और ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन के पास वो सारी नॉलेज हो जो बिज़नेस को रिक्वायर्ड है, तो उसमें आपका बिजनेस उतना ग्रो, उतना एक्सपैंड नहीं हो पाता है, वो स्मॉल स्केल तक ही रह जाता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ द पार्टनरशिप यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो हर एक पर्सन के पास अपने आइडियाज़ होते हैं, अपने व्यूज़ होते हैं, अपनी इनोवेशंस होती हैं, जो सब मिलकर एक प्रॉपर प्रोडक्टिव डिसीजन लिया जाता है इन द बिज़नेस में, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस का जो डिसीजन होता है वो बैलेंस्ड होता है एंड वो प्रोडक्टिव भी होता है आपकी ग्रोथ के लिए, आपके बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए। देन उसके बाद है मोर फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय ऑल द पार्टनर्स विच इंक्रीजेज द स्कोप फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। अगेन कंपेयरिंग विद द सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जैसे एक इंडिविजुअल को ही बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो एक पर्सन के पास कितने ही मैक्सिमम फंड्स होंगे कि वो अपने बिजनेस में ला सकेगा बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। बट इन पार्टनरशिप में पार्टनर ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा तो लोग होते ही हैं, 4-5 तो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो वहाँ पे जब 4-5 पार्टनर्स होंगे तो हर एक पार्टनर कुछ ना कुछ कैपिटल तो लेकर आएगा ना अपने साथ जब वो पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर रहा है। तो जब वो सारी कैपिटल कंबाइन होगी तो एक प्रॉपर आपको हैवी अमाउंट मिलेगी, एक हैवी कैपिटल जनरेट हो पाएगी आपके बिजनेस में, जिसकी वजह से आपका बिजनेस एक्सपैंड करेगा, फ्लरिश करेगा एंड लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस कंडक्ट हो पाएंगे आपके बिजनेस में, ठीक है। देन उसके बाद है शेयरिंग ऑफ रिस्क।
बिजनेस रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर शेयर्ड अमंग ऑल द पार्टनर्स। येस, अगेन ये हमने प्रीवियस फीचर में भी पॉइंट पढ़ा था कि जो रिस्क होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो लॉसेज होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, वो सब पार्टनर्स के बीच में ही शेयर होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप डीड होती है जो पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले बनाई जाती है, एक एग्रीमेंट की तरह वो एक्ट करती है, जिसके अंदर वो शेयरिंग रेशियो जो होती है, चाहे वो लॉसेज की हो चाहे वो प्रॉफिट्स की हो, वो डिसाइड कर दी जाती है। एंड इन केस द पार्टनरशिप डीड हैज़ नॉट बीन साइंड बाय द पर्टिकुलर पार्टनर्स और हैज़ नॉट बीन मेड इन एडवांस before the establishment of the partnership firm, then it is assumed that the particular risk or the losses or the profits will be shared equally among the partners. ठीक है, then secrecy, it is easy to maintain business secrecy as there is no need to submit financial results. ये easy होता है यहाँ पे secrecy maintain करना, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में आपको कुछ भी अपने जो लीगल जो डिसीजंस होते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या जो भी आपके पर्टिकुलर मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है जो प्रिवेल कर रहा है आपकी पार्टनरशिप फर्म में, जो रन कर रहा है, वो आपको ज़रूरी नहीं है। आपको अपने डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप पब्लिश करोगे, बाहर लोगों को बताओगे, अपने कॉम्पिटिटर्स को बताओगे, ये ज़रूरी नहीं होता है यहाँ पे। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पर्टिकुलरली पब्लिश योर डॉक्यूमेंट्स इन द आउटसाइडर्स और फॉर द आउटसाइडर्स। ठीक है, यहाँ पे वो कंपनी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया है, जिन शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है, या जिन बैंक्स ने कंपनी में पैसा दिया है, इन्वेस्ट किया है, उनके लिए ये ज़रूरी होता है पब्लिश करना कि उनकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या आए हैं, कैसी उनकी कंपनी चल रही है, ताकि उनको एक प्रॉपर रेगुलर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अप टू डेट रखने के लिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप के केस में यू डोंट नीड टू पर्टिकुलरली पब्लिश द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर द आउटसाइडर्स और फॉर द पर्टिकुलर पीपल लिविंग इन द सोसाइटी। तो उससे एक सीक्रेसी मेंटेन रहती है, आपके कॉम्पिटिटर तक आपके पर्टिकुलर डिसीजंस, आपके जो भी रूल्स या जो भी सिस्टम प्रिवेल हो रहा है आपकी पार्टनरशिप फर्म में, वो आपके कॉम्पिटिटर्स तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस जो हमने अभी पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात की थी। सो लेट्स मूविंग ऑन विद द डिसएडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. So now talking about the disadvantages of the partnership. So first is unlimited liability. Again, each partner's liability is extended to their personal property. जैसे हमें पता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, तो अगर इन केस पार्टनरशिप जो है वो उतनी अमाउंट जनरेट नहीं कर पा रही है, अपने डेट्स को रीपे नहीं कर पा रही है, देन जो रिमेनिंग अमाउंट होती है, जो डेट्स को रीपे करनी होती है, वो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ करके वो शेयर जो है अपना बिजनेस में देना होता है, जितना भी उनका शेयर होगा, ताकि उनकी जो लाइबिलिटी है वो रीपे हो सके टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स. ठीक है, देन लिमिटेड रिसोर्सेज. अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इज लिमिटेड ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स. लाइक कंपेयरिंग विद द पर्टिकुलर कंपनी के केस में जो मेंबर्स हैं उनकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. ठीक है, वहाँ पे जितने मर्जी मेंबर्स जो हैं वो आ सकते हैं और कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, बट अगर हम पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि मैक्सिमम 100 ही हो सकते हैं. तो कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड ही रह जाते हैं विद द पार्टनर्स, जो भी हमारे पार्टनर्स हमारी पार्टनरशिप फर्म में एक्ट कर रहे हैं. ठीक है, देन पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स. ऑल द पार्टनर्स मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस विच क्रिएट कन्फ्लिक्ट अमंग देम. अब ऑब्वियसली जहाँ पे दो पार्टनर्स होंगे वहाँ पे लड़ाई तो हो सकती है, क्योंकि एक पार्टनर का एक व्यू होगा तो दूसरा पार्टनर का दूसरा व्यू होगा. अगर कोई भी डिसीजन एक पर्टिकुलरली पार्टनरशिप फर्म ने लिया है, सो इन दैट पर्टिकुलर डिसीजन में अगर एक पार्टनर एग्री कर रहा है तो ये बिल्कुल चांसेस है कि दूसरा पार्टनर उस पर्टिकुलर डिसीजन में डिसएग्री भी कर सकता है. देन क्या होगा, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स राइज हो जाएंगे. तो अगर पार्टनरशिप डीड में ये डिसाइड नहीं किया होगा कि कैसे डिस्प्यूट्स मीन्स कन्फ्लिक्ट्स, कि अगर फ्यूचर में इन केस लड़ाई हो जाती है पार्टनर्स के बीच में, वो कैसे रिजॉल्व की जाएगी, देन वहाँ पे आपकी जो पार्टनरशिप फर्म की स्टेबिलिटी होती है वो अनबैलेंस हो जाती है. ठीक है, देन उसके बाद है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी. एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स और डेथ ऑफ अ पार्टनर में ब्रिंग बिजनेस टू एन एंड. ये हमने बात की थी फीचर में भी कि अगर पार्टनर मेंटली स्टेबल नहीं है, ठीक है, या अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, तो जो पार्टनरशिप आपकी अभी चल रही थी वो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है. ठीक है, देन उसके बाद है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस.
it is difficult for an outsider to ascertain true financial position as there is a lack of availability of financial reports. Like we have talked about the particular secrecy in the advantage of the partnership firm. हमने secrecy के बारे में बात की थी कि क्यों secrecy एक partnership firm में रहती है, क्योंकि partnership firm के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसको अपने financial reports बाहर publish करने हैं लोगों के लिए, ठीक है, तो उसकी वजह से एक secrecy रहती है, ठीक है, बट उसी की secrecy रहने की वजह से साथ साथ एक disadvantage भी create हो जाती है कि लोगों को आपकी कंडीशन के बारे में नहीं पता चलता, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रन हो रही है, आपकी पार्टनरशिप में कैसा काम चल रहा है, कैसी आपकी बिज़नेस रन हो रहा है, आपके बिज़नेस में पैसा लगाना भी चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता लगती है, बिकॉज आप अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं, आप पब्लिश करते ही नहीं हो, आप लोगों को बता ही नहीं रहे हो, ठीक है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप। तो उससे कहीं ना कहीं आपका जो पब्लिक कॉन्फिडेंस होता है फॉर योर पार्टनरशिप फर्म, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। वैसे कंपनी में उनको ये ज़रूरी होता है, इट इज़ कंपल्सरी फॉर देम टू पब्लिश द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर द शेयर होल्डर्स और फॉर द बैंक्स, ठीक है, ये ज़रूरी होता है उनके लिए, ताकि उनको पता लग सके कि क्या उन्होंने जो पैसा लगाया है इंस्टीट्यूशंस ने वो उनका सेफली जा भी रहा है, एक अच्छा रिजल्ट ला भी रहा है या नहीं ला रहा है। बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म टू पब्लिश दीज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ देम, ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पब्लिक कॉन्फिडेंस जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, एक पब्लिक कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो पाता है फॉर द पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं एंड उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।